पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और इस इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं उसको कवर करने के लिए, ताकि लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएँ। तो मेन मकसद आपको यही था बुलाने का कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए हैं इस एक साल में, जिनकी लोगों को खबर नहीं थी, और हम चाहते थे कि आपके माध्यम से लोगों तक हम पहुँचें और लोगों को भी उन इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा हो। जैसे मैं बात करूँ कि कोई भी औरत जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है या फिर एक्सप्लॉयटेशन उसकी किसी भी लेवल पे हो रही है, चाहे वो विद इन फैमिली क्यों ना हो रही हो, तो हमारे यहाँ एक वन स्टॉप सेंटर खुला है कठुआ में, जहाँ पे किसी भी प्रकार की महिला को असिस्टेंस चाहिए तो वन स्टॉप सेंटर में अप्रोच कर सकती है। तो साथ ही साथ वहाँ पे हमारा एक और सेंटर खुला है, उसके दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। दूसरे का नाम है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसको पहले महिला शक्ति केंद्र कहते थे। किसी भी वुमेन को वुमेन रिलेटेड स्कीम्स के बारे में जानना है, पता करना है, किसी को कोई और असिस्टेंस चाहिए वुमेन रिलेटेड कोई भी स्कीम के रिगार्डिंग, तो वो महिला शक्ति केंद्र को फ़ोन कर सकती है। उनका लैंडलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 01922349997। ये महिला शक्ति केंद्र का लैंडलाइन नंबर है। इस नंबर पे वुमेन रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो आप इनको कॉल करके बता सकते हैं, अपनी ग्रीवेंस मतलब रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि जो पीड़ित महिला है या फिर कोई भी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहती है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग हैं जो 60 एंड अबव, उनके लिए भी हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 14567 एल्डर लाइन। इसको एल्डर लाइन के नाम से जाना जा रहा है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पेज इंडिया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों मिल के ये कोलैबोरेट करके ये हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं, और जो भी समस्याएं बुजुर्गों को पेश रफ्त आती हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या कोई एक्सप्लॉयटेशन उनकी हो रही है, फैमिली में कोई परेशानी है, स्ट्रेस है, अगर फैमिली में उनको कोई इस वक्त जो आजकल का टाइम चल रहा है स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे वो किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं 14567। साथ ही साथ मैं पेंशन्स की बात करूँगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, कि पेंशन्स की जो गाइडलाइन है वो रिवाइज हो गई हैं। अब जिसको भी पेंशन चाहिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो पोर्टल है वो उसका नाम है जन सुगम पोर्टल पे उसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोनों कैटेगरीज में हमारी 2 स्कीम्स हैं, एक स्टेट की है, एक सेंटर की है। स्टेट की स्कीम है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसको ISSS कहते हैं। उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, ओल्ड एज, विडो और डिसेबल पेंशन के लिए PHC जिसको कहते हैं। इसी तरह हमारी NSAP कैटेगरी है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में 3 कैटेगरीज हैं, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन। तो इसमें जो रेट है पेंशन का वो 1000 रुपया ही है, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बहुत सारे टाइम क्या हुआ कि लोग मेरे पास अप्रोच किए और उन्होंने बोला कि पेंशन का रेट क्या बढ़ गया है। तो सभी की इंफॉर्मेशन के लिए कि 1000 रुपया जो पेंशन जो सरकार देती है अभी वही रेट है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अप्लाई करते टाइम किन चीज़ों का और कौन से डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेंट्स ने अपलोड करने हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओल्ड एज कैटेगरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं वो बताता हूँ। ओल्ड एज कैटेगरी में जो अप्लाई करेगा 60 एंड अबव मेल के लिए और 55 एंड अबव फीमेल के लिए, ये ISSS कैटेगरी में है। और जो NSAP कैटेगरी है जिसमें सेंटर की जो स्कीम है उसमें 60 एंड अबव दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए। तो कागज़ जो लगने हैं वो एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जिसमें वोटर कार्ड लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इसी तरह तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा उनका एज प्रूफ। एज प्रूफ में क्या क्या देना है उन्होंने, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो स्कूल उन्होंने जिससे लास्ट पढ़ा है उसका लग जाएगा, या फिर SHO दे देगा, या फिर थ्रो मेडिकल बोर्ड उनको एज प्रूफ देना है। चौथा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, AAY और PHH राशन कार्ड होल्डर ही अब पेंशन ओल्ड एज कैटेगरी में ले सकते हैं। 5वां है आधार कार्ड। आधार कार्ड का होना मस्ट है, क्योंकि इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और सरकार के पास भी रिकॉर्ड रहता है कि कौन किस स्कीम में पेंशन ले रहा है, किस किस डिपार्टमेंट से असिस्टेंस ले रहा है। अगर कोई कहीं
डबलिंग कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। तो तभी आधार का कंपलसरी कर दिया है, आधार सीडिंग जरूरी है, मस्ट है, लिंक्ड होना चाहिए, आधार लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए पेंशन के लिए। पांचवा ये है कि जो बैंक अकाउंट की कॉपी है वो 16 डिजिट जहां लिखा होता है पहला पेज उसका प्लस IFSC कोड, वो डॉक्यूमेंट जरूरी है। छठा, एफिडेविट ड्यूली फिल्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसमें कुछ कंडीशन लिख के देनी है उस एप्लीकेंट ने कि मैं कहीं और डिपार्टमेंट से पेंशन नहीं ले रहा, किसी और डिपार्टमेंट से कोई असिस्टेंस नहीं ले रहा। साथ ही साथ लोगों को इसमें परेशानी आती है, वो कहते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक दिवस में ये परेशानी है कि ये एफिडेविट बनाने में उनको दिक्कत आ रही है। हमारे ऑफिस में डलसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पैरा लीगल वॉलंटियर्स डिप्यूट किए गए हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में तो वो उनकी हेल्प ले सकते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स की। उनके नंबर भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, ये कौन से पैरा लीगल वॉलंटियर्स किस तहसील में बैठे हैं। तो जो भी कंसर्न तहसील का जो ओल्ड एज पर्सन होगा वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह हमारी सेकंड कैटेगरी आती है विडो पेंशन। विडो पेंशन का पहले बड़ी समस्या रहती थी कि 40 साल से जो ऊपर है उनको ही हम पेंशन देते थे एज पर गाइडलाइन, मगर सरकार ने इसमें बार था अब 40 से नीचे 18 एंड अबव जो मैरिजेबल एज रहती है सरकार की तरफ से 18 एंड अबव जो है वो अप्लाई कर सकता है इसमें, अगर कोई विडो हो जाता है। तो इसमें एक दो डॉक्यूमेंट इसमें एडिशनल देने हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया ओल्ड एज कैटेगरी में जैसे वो डॉक्यूमेंट थे वैसे सेम इधर भी देने, प्लस एक दो एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि जो उसके हस्बैंड की डेथ हुई होगी उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है उसने। साथ ही साथ एक एविडेंस लीगल डॉक्यूमेंट देना है कि उसने कहीं और शादी नहीं की है या फिर कहीं और डिपार्टमेंट से कोई असिस्टेंस नहीं ले रही है वो, और साथ ही साथ उसने कहीं और शादी नहीं की है, वो गेजेट ऑफिसर से उसने देना है। तीसरी हमारी कैटेगरी है डिसेबिलिटी पेंशन, जो हमारी स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं वो जो ले रहे हैं हमसे पेंशन, उनकी कैटेगरी है। उसमें पहले हमने बताया कि ओल्ड एज में हमारा AAY और PHH राशन कार्ड होना है, विडो में भी PHH और AAY राशन कार्ड होना है, मगर इसमें क्या है एक एडिशनल कैटेगरी बढ़ गई है, NPHH भी PHH कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। AAY और PHH तो था ही, मगर NPHH भी जो अगर हैंडीकैप है तो वो भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसको भी पेंशन दी जा रही है सरकार के द्वारा। हमारे पास 4 केसेस आए हैं जो पेंशन ले रहे हैं हमसे, और उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ऑनलाइन पोर्टल है, उन जो उस वर्ग के लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है ट्रांसजेंडर का, वहाँ पे वो अप्लाई करें। उनकी एप्लीकेशन थ्रू पोर्टल DSW के ऑफिस आ जाएगी, हम वहाँ से एग्जामिन करके पूरे डॉक्यूमेंटेशन की एग्जामिनेशन होती है, वो हम DC साहब के पोर्टल पर फॉरवर्ड करते हैं। साहब अप्रूवल के बाद उनका एक ट्रांसजेंडर का ID कार्ड निकलता है, वो ID कार्ड के बाद वो हमारे पास पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट मस्ट है, DM से इशू होना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए सर्टिफिकेट। आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं जो आगे नहीं आ पाते, शर्म करते हैं, फिर सोशली वो सोचते हैं कि पता चल जाएगा लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अब उनके लिए सोच रही है कि उनको भी जो मेन स्ट्रीम के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो साथ ही साथ आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी अगर कम्युनिटी में किसी की फैमिली में कोई ट्रांसजेंडर है तो वो अप्रोच करे डिपार्टमेंट के पास, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट के साथ सीधा अप्रोच करें। हमारे तहसील ऑफिस हैं उनसे रब्ता कायम करें, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील कहीं नहीं करेंगे। तो आप क्या है कि आप अप्लाई करें, पेंशन लें, और सरकार जो फ़ायदा दे रही है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ हमारे पास ओल्ड एज कैटेगरी के जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, अगर वो कोई अबंडन हो जाते हैं, घर में कोई सता रहा है, कोई तंग कर रहा है, नहीं रहना चाहते बच्चों के साथ, आजकल ऐसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिलीज जो है न्यूक्लियर हो रही हैं और बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, एज डिफरेंस है और साथ ही साथ जनरेशनल गैप है, तो वो नहीं रहना पाते। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई केस या ऐसा कोई इंस्टेंस हो किसी की लाइफ में, पर अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो हमारी हेल्पलाइन जो आपसे मैंने पहले भी शेयर की 14567 एल्डर लाइन, वहाँ पे अपनी कॉल रजिस्टर करें। वो हमारे जो एक होम बन रहा है ओल्ड एज होम, ओल्ड एज पर्सन के लिए सीनियर सिटीजन होम कठुआ में ही, तो हम उसको वहाँ एडमिट कर सकते हैं। 1 हफ्ते के दौरान ही आपके पास वो हम इनॉग्रेट करवाएंगे अपने हायर अप से डिपार्टमेंट से। तो इसी तरह हम प्रोस्थेटिक एड देते हैं
कोई भी अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन है जिसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो व्हील चेयर है, हियरिंग एड है, क्लचेस हैं, व्हील चेयर है, स्टिक्स हैं, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारा एलिम्को की एक वेबसाइट है, एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, उनका हमारे साथ कोलैबोरेशन रहती है। हम उनके साथ मिलके डिफरेंट जगह पे कैंप लगाते हैं। वहाँ पे पहले वो असेसमेंट करते हैं बेनिफिशियरीज की। असेसमेंट के बाद क्या रहता है कि वो जो मैन्युफैक्चर करवाते हैं अपने साइजेस के हिसाब से, जो जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग करके फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रहते हैं। तो इसमें क्या है कि वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बेनिफिशियरी कहीं कैंप में नहीं आ पाता किसी कारणवश, या वो चल नहीं पाया या फिर बीमार था उस दिन नहीं पहुंच पाया उस कैंप में, तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। एलिम्को की वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट उसने अपलोड करने हैं, तो वहाँ पे अपना डिसेबिलिटी जो यूडीआईडी कार्ड बना होगा उसका वो अपलोड करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मोस्टली रहते हैं आधार कार्ड, डोमिसाइल, राशन कार्ड, ये हर जगह रहते हैं हर स्कीम के साथ, ये अपलोड करने हैं। वो रजिस्टर हो जाता है उस प्रोस्थेटिक एड के लिए, उसका डाटा हमारे पास भी आ जाएगा, एलिम्को के पास भी चला जाएगा, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसको जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी वो हम उसको दिलवा सकते हैं। पिछले ही साल मैं कहूँ आपको कि 647 ऐसे बेनिफिशरीज थे जिनको हमने ये एड एंड अप्लायंसेस बांटे, प्रोस्थेटिक एड्स। इस साल भी हमने 502 के आसपास बेनिफिशरी आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम प्रोस्थेटिक एड आने वाले महीनों में बांटेंगे। इसी तरह बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये नंबर भी सर्कुलेट हो, 1098। आपको पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा कि बच्चों के प्रति कोई भी समस्या आती है, चाहे उसको एडमिशन नहीं मिल रही है, कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कहीं चाइल्ड लेबर हो रही है, तो वो इस नंबर पे कॉल करें। चाइल्ड लाइन की टीम्स और प्लस डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के फील्ड फंक्शनरीज वो फील्ड में रहते हैं, पूरी असिस्टेंस जो है बच्चों को दी जाएगी इस मसले में। अगर किसी बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही, कहीं होम में एडमिट करना है, कोई आर्फन है, अबंडेंट है, हर प्रकार की समस्याएं का चाइल्ड लाइन और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो उनकी हेल्प करेंगे। इसी तरह हमारा कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इसकी सर्कुलेशन हो। जैसे वुमेन हेल्पलाइन है, वुमेन अगर कोई पीड़ित है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके साथ, या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कहीं हरासमेंट हो रही है वुमेन की, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, वो उस पर कॉल करें। वो वहाँ से कंप्लेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पे भी उसके रिड्रेसल होगा, वो फॉरवर्ड करते हैं और उसमें वो एक्शन टेकन भी मांगते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो ये है कि वुमेन रिलेटेड कोई भी इशू है तो वुमेन हेल्पलाइन 181 पे कॉल करें। इसी तरह नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमने पिछले महीने पूरे मंथ कैंपेन चलाई। इसमें हमने 61,000 लोगों तक रीच आउट किया। उसका मैं फिगर आपको बता देता हूँ कि हमने कितने कैंप्स किए, कौन से डिपार्टमेंट थे ये पूरी कैंपेन में हिस्सा लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये डेवलपमेंट स्कीम है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता है, इसके द्वारा हमने 7295 इवेंट्स किए नशा मुक्त भारत में, और 64,553 लोगों तक हम पहुंच पाए उसमें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इवेंट्स किए गए, इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इवेंट किए गए, आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से इवेंट किए गए, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से इवेंट किए गए, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से इवेंट किए गए, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इवेंट किए गए, और तकरीबन ये 15,030 इवेंट्स बने। 15,030 इवेंट्स जो पिछले सरकार की डायरेक्शंस भी थी कि इसमें पूरा 1 महीने की कैंपेन चलानी है नशा मुक्त भारत पे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसमें नोडल डिपार्टमेंट था, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन लाइजनिंग विद अदर डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, हमने डिफरेंट एरियाज में जो है ये नशा मुक्त भारत के रिगार्डिंग कैंपेन चलाई, और कोई तकरीबन 6 लाख के आसपास हम पहुंच पाए हैं लोगों के आसपास से हमने इसमें रीच आउट किया है। इसी तरह यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये जो है जो भी हैंडीकैप पर्सन्स थे जिनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले इशू किए जाते थे मैनुअली, वो क्या होता था कि कोई भी डिसेबल पर्सन है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस जाता था, वहाँ एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के डॉक्टर बैठते हैं, जैसे ईयर का हो गया, ऑर्थोपेडिक्स का हो गया, आई साइट का ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो गया, तो डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर बैठते थे। जो भी उस एलिमेंट होती थी पेशेंट को उसको एग्जामिन करते थे और एक सर्टिफिकेट इशू करते थे मैनुअल। एक ऐसा
जैसे पेज हो गया उस पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा होगा, तो वो मैनुअल सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। अब सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन है कि उनको ऑनलाइन किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो और जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट रहे। और अगर सरकार की तरफ से कल फ्यूचर में कोई ऐसी स्कीम आती है जिसमें यूडीआईडी कार्ड मस्ट हो, तो फिर उनको परेशानी हो जाएगी कोई और असिस्टेंस लेने में। इसलिए आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट बने हैं वो अपना सर्टिफिकेट अपने नियरेस्ट सीएससी में जाके ऑनलाइन करवा दें। अब इन लोगों की सहायता के लिए हमने अपने तहसील ऑफिस में भी सीएससी ऑपरेटर्स बिठाए हुए हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर के ऑपरेटर्स बिठाए हुए हैं, और वो एज पर जो गवर्नमेंट रेट्स वो फी लेंगे, वो उनका सर्टिफिकेट ऑनलाइन करेंगे पोर्टल पे। और फिर उसके बाद क्या है कि ये सर्टिफिकेट जब ऑनलाइन हो जाएगा सीएमओ ऑफिस वाले उसको अप्रूव करेंगे रिकॉर्ड एग्जामिन करने के बाद, और फिर उसको कार्ड मिल जाएगा, डिसेबिलिटी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड जिसको बोलते हैं। फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में कि उसको पेंशन भी मिलेगी, कंटिन्यू रहेगी, प्लस और भी कोई बेनिफिट अगर सरकार की तरफ से मिलता है उसको भरपूर मिलेगा। तो अगर इसके अलावा मेरे से कोई अगर बात छूट गई तो मेरे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर थोड़ा आपको ब्रीफ कर देंगे। कर दी है सोशल वेलफेयर की जो नई रिवाइज स्कीम थी, तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं जो पेंशन्स की जो रिवाइज हुई है उसके बारे में बात करूँगा। कि जैसे आप जानते हैं कि ऑनलाइन ये फॉर्म अब फिल होगा जन सुगम पोर्टल के द्वारा, तो हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जिन्होंने अप्लाई किया है नई पेंशन के लिए ऑनलाइन। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक जो एफिडेविट लगना है नई पेंशन के अप्लाई करने के लिए, उसके लिए एफिडेविट जो होगा वो ड्यूली अटेस्टेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट माने जज साहब, जज द्वारा जो अटेस्ट किया होगा एफिडेविट का वो लगेगा। लेकिन कुछ जो जिन्होंने अप्लाई किया एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगाया है तहसीलदार साहब के द्वारा या किसी के द्वारा भी। तो ये मैं उनको फिर से बताना चाहता हूँ कि कृपा करके जज साहब के द्वारा जो अटेस्टेड एफिडेविट है वही लगवाएं, ताकि हम उसको रिवर्ट ना करें बल्कि उसको आगे फर्दर फॉरवर्ड कर दें। तो दूसरा, जैसे यूडीआईडी कार्ड्स का सर ने बताया कि जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले मैनुअल बना था, तो उनको सर जितने भी हमारे दिव्यांगजन जो पेंशन ले रहे हैं उनको वो सारा का सारा डिजिटल करवाना पड़ेगा, सारा का सारा डिजिटल उनको करवाना पड़ेगा। और हमारे 5 तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसेज हैं जिला कठुआ में, जिसमें बनी, बिसौली, बिलावर, हीरानगर और कठुआ। वहाँ पे हमने सीएससी जो ऑपरेटर्स हैं उनको बिठाया है। वहाँ पे जो रिक्वेस्टेड फीस है गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की हुई, वो फीस उनसे ली जा रही है और वहाँ पे कर सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड वो जो दिव्यांगजन वहाँ पे कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर किसी कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जो पहली बार पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको दिक्कत आ रही है, तो वो भी वहाँ उसी सीएससी सेंटर जाके वहाँ पे अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि उनको आगे पीछे और कहीं ना जाना पड़े। तो वहाँ पे जो हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस जो जितने भी कंसर्न है वो उनके हैंड होल्डिंग करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी हैं, एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी मतलब कि जो हमसे जिनको ऑलरेडी पेंशन लगी हुई है और पेंशन ले रहे हैं, उन सभी को भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं और जो कंसर्न उनका तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करने हैं, ताकि उनको पेंशन आगे कंटिन्यू रहे।